विविध भारती। नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार आए हैं जिनकी बहुत बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं, जैसे बधाई हो, बैंडिट क्वीन, ब्लैक फ्राइडे, तलवार, सत्य प्रेम की कथा और भी बहुत बहुत सारी फिल्में। बिल्कुल अद्भुत कलाकार हैं, अपने अभिनय से हम सबका दिल जीत चुके हैं। आज विविध भारती के स्टूडियो में, जैसा हमने आपसे कहा कि अद्भुत कलाकार आमंत्रित हैं। जी हुजूर, मैं बात कर रही हूँ गजराज राव की। आप श्रोताओं के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बता गई कि आपने इनकी फिल्में देखी हैं और आज उनसे बातचीत सुनने के लिए उत्सुक भी हैं। गजराज जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और मैं क्या बताऊँ आपको कि ये विविध भारती आकाशवाणी हमारे बचपन के लड़कपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज का जो नौजवान है, आज के जो लड़के लड़के हैं, उनके पास तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। अलग अलग एफएम हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। जब हम बड़े हो रहे थे 70s में 80s में, तो उस वक्त ये हमारे लिए रेडियो, मैं उस जनरेशन से हूँ जो कि रेडियो से बहुत जुड़ा रहा। रेडियो सुनना, रेडियो की खबरें सुनना, वो मतलब समझ में तो नहीं आती थी खबरें बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो आवाज़ें थी कमेंट्री की, 26 जनवरी की जो कमेंटेटर होते थे, जसवंत सिंह जी, उनकी आवाज़, या न्यूज़ रीडर थे देवकी नंदन पांडे, उनकी आवाज़, और एक शोज आते थे, मोदी के मतवाले राही, इंस्पेक्टर ईगल, और अमीन सयानी। तो बचपन और लड़कपन में ये जो संगीत से, फिल्मी गीतों से जो इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके साथ साथ ये जो तमाम लोग थे अलग अलग विधाओं में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट कमेंटेटर से लेकर और न्यूज़ रीडर, तो पहली पहचान दुनिया से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में विविध भारती से हुई। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं विविध भारती के स्टूडियो में हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपके साथ बैठा हुआ हूँ। शुक्रिया। हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गजराज जी कि बहुत व्यस्त हैं आप, और मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा कि आप अपना थोड़ा सा वक्त हमें दें और हम आपके इस यात्रा के बारे में आपसे जान सकें, आपसे पूछ सकें, क्योंकि हमारे जो श्रोतागण हैं वो बहुत उत्सुक रहते हैं आप जैसे जो सुप्रसिद्ध लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनसे उनके बारे में जान सकें। तो चलिए, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ पले बढ़े? मैं राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा रीजन है, वहाँ पे एक देहात में, बांसवाड़ा के पास परतापुर है, परतापुर के पास एक गांव है, ननिहाल है मेरा। वहाँ मैं सर्दियों की एक रात में इस दुनिया में आया मैं, और तकरीबन शायद 4-5 साल 6 साल गांव में ही रहा, और वहाँ पर मेरी स्कूल की शुरुआत भी हुई वहाँ पर। लेकिन वो जो चौक से और पट्टी से लिखते हैं ना, स्लेट लेके आप जाते हैं स्कूल में, और तो बड़ा नटखट था मैं, शायद ऐसा बताते हैं। और तो मेरे पिताजी वो रेलवे में नौकरी करते थे दिल्ली में, और उनके साथ त्रासदी ये हुई थी कि जब वो छोटे थे 11-12 साल के, तो उनके पिताजी गुजर गए।
यानी मेरे दादाजी चल बसे और गाँव में जिस तरह से होता है सन 40-50 की बात है ये। और बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी और बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। तो पिताजी के मुँह से हज़ारों बार वो किस्सा सुना है कि कैसे अ, दादी ने ठाना दादाजी के जाने के बाद कि वो खेती करेंगी, लेकिन गाँव में परंपराओं का वास्ता देकर बोला गया कि औरत कैसे कर सकती है ऐसे। तो बाबूजी बताते हैं कि वो रात में, और एक बैल था, बैल भी एक चला गया था। तो एक तरफ बैल, एक तरफ मेरे पिताजी हल के अंदर जुताई होती थी जी, उनकी, बिल्कुल। और दादी रात में खेती करती थी। ऐसा बचपन उनका गुज़रा, और उसी के बीच में उनके सगे मामा जी थे। उन्होंने देखा कि यार ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो 5वीं-6ठी क्लास में होंगे वो, तो वहाँ से उनको ले जाकर अहमदाबाद कहीं पे काम काम के लिए, मज़दूरी के लिए लेकर गए किसी दुकान में या मिल में ऐसे। तो वहाँ पे कुछ साल रहे और उसके बाद दिल्ली आ गए। वहाँ पे एक बड़े अफ़सर थे रेलवे के। उन्होंने उनके सानिध्य में रहे और उन्होंने प्रेरित किया कि थोड़ा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करोगे तो नौकरी लग जाएगी। तो वहाँ पर मेरे पिताजी ने शायद 10वीं की परीक्षा दी, उनके घर में रहते हुए, छोटा-मोटा काम करते हुए। और हाँ, ये कमाल का कोइंसिडेंस है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको जो रेलवे में टेम्परेरी जॉब मिली पहली, गेस कीजिए किस चीज़ की मिली? रेलवेज़ में? रेलवेज़ में। ज़्यादातर लोग टीटी या तो राजश्री उनको अ, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर जो अनाउंसमेंट होती है, अच्छा, जी, तो मेरे अभी ये कमाल का कोइंसिडेंस है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं और मुझे ये बात याद आ याद आई। गई। तो कुछ महीनों तक उन्होंने रेलवे में अनाउंसर का काम किया, हुँ। जब तक वो पढ़ रहे थे और उनको थोड़ी-सी परमानेंट जॉब मिले। ट्रेन्स की जो सूचनाएँ देते सूचनाएँ हैं वो। देते हैं, तो मेरे मेरे पिताजी ने कुछ समय वो किया। और क्योंकि वो इतना बेतरतीब ज़िंदगी उन्होंने जी थी, तो उनका बड़ा मन था कि उनका जो परिवार है, बच्चे जो थोड़ा पढ़ लिख जाएँ। तो फिर उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि गाँव में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो दिल्ली ले आए। कितने और भाई-बहन थे आप हम लोग? हम मैं 3 भाई-बहन हैं, 2 हुँ। भाई और 1 बहन, जो कि दोनों मुझसे छोटे हैं। और फिर दिल्ली में अ, कम सुविधाओं के साथ जीवन चला, और पढ़ाई-लिखाई वहीं हुई। और उनका उनका बड़ा मन था कि हम लोग डॉक्टर वगैरह बन जाएँ, कुछ इंजीनियर बन जाएँ, क्योंकि 70s-80s में यही सपने होते थे ना बिल्कुल। कि डॉक्टर बन जाए। तो लेकिन वो जो उसका तरीका क्या होता है, उसका ज़रिया क्या होता है, उसके पीछे कितनी अलग किस्म की पढ़ाई या कोचिंग की ज़रूरत पड़ती, वो उनको आइडिया ही नहीं था। और किसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं लकी था कि मुझे रंगमंच से मेरा नाता जुड़ गया। और थिएटर से जुड़ रंगमंच, गया। हाँ, तो जो मेरे जीवन में जो कमियाँ थीं या जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या क्या करूँगा, तो रंगमंच ने, थिएटर ने एक होता है ना वो समंदर में जो जहाज़ों को रास्ता रास्ता दिखाते हैं वो। दिखाने के लिए क्या बोलते हैं हुँ। उसको? एंकर नहीं, या नहीं, जिससे रोशनी आती है, लाइट हाउस। लाइट हाउस। तो रंगमंच जो था, उसने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में लाइट हाउस का काम किया। क्या उम्र थी उस वक़्त आपकी? 17 साल, 17 साल। 17-18 साल। और वो थिएटर ग्रुप भी बड़ा कमाल का, जो हम लोग मैं जुड़ पाया। एक्ट वन थिएटर ग्रुप अभी भी है, और उसमें हमारे डायरेक्टर हैं एन के शर्मा, और साथ ही जो हमारे साथ मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, सुजीत सरकार, निखिल वर्मा, शेफाली भूषण, ऐसे तमाम लोग जो अब जीवन में, और कुछ लोग हैं जो सिनेमा में काम कर रहे हैं, टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं जो अलग-अलग व्यवसाय में हैं, लेकिन सबसे मित्रता बनी हुई है अभी भी। तो गजराज जी हम अपनी बात आगे बढ़ाएँगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे अक्सर एक गाना जो है ना, मुझे बड़ा चमकता है मेरे दिमाग में। वो गाना है, ज़िंदगी कैसी है ये पहेली, कभी ये हँसाए, कभी रुलाए। आनंद पिक्चर का है ये गीत। और राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना।
आपको ये गीत बहुत पसंद है आपने बताया, तो कोई ख़ास वजह है या इस गीत के भाव ऐसे हैं जो हम सबके जीवन में होते हैं? ये हम वही है ज़िंदगी जो हमें हम कहीं पर भी पहुँच जाएँ, जब मैं थिएटर करना शुरू किया उससे पहले भी पहेली थी और सिनेमा में काम मिला, टेलीविज़न में काम मिला। अब बधाई हो ज़िंदगी में आई 2018 में, बधाई हो ने तो बिल्कुल हंगामा कर दिया था। हंगामा मुझे कर लगता है दिया है। घर-घर में हाँ, लोगों ने गजराज को पहचान जी, लिया और अपने आप से उसको रिलेट करने लगे, उस पूरी जो कहानी थी फ़िल्म की। जी। तो मैं सीधे इस पर आ जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एक यात्रा थी आपकी, हुँ, यहाँ तक पहुँचने की, आपने शुरुआत की बैंडिट क्वीन से जी। और बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म थी वो, बहुत अवार्ड्स मिले उसको। तो पहली फ़िल्म आपकी झोली में कैसे आई? तो उसका श्रेय अगेन रंगमंच को है, हुँ, हुँ। कि हम लोग दिल्ली में एक उस वक़्त हम नाटक करते थे, कर रहे थे नेटुआ, जो कि बिहार की पृष्ठभूमि में था। मनोज वाजपेयी उसमें प्रमुख भूमिका में थे। हुँ, तो हुँ। एक लड़का जो लड़की की महिला की वेशभूषा में नाच करता है, नटुआ, ये नाटक था। रतन वर्मा एक लेखक हैं हिंदी के बड़े प्रभावशाली, उनकी कहानी पर आधारित था ये और एनके ने डायरेक्ट किया था। तो ये तिग्मांशु धूलिया जो उस वक़्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे और हमारे ग्रुप के वेल विशर थे और हमारे नाटक देखते थे वो आके, और उनको मेरा काम बड़ा पसंद आया था, भाया था उस वक़्त। और ये बैंडिट क्वीन की टीम में वो शामिल थे। वो शेखर कपूर जी को असिस्ट कर रहे थे और कास्टिंग की कमान उन्होंने सँभाली हुई थी। और एक दिन उन्होंने बोला कि गजराज, पता तो था क्या कि काम की इतनी कमी होती थी कि कहीं पर भी कुछ शूटिंग हो तो हम सब लोग एकदम थिएटर के लोग जो हाँ, थे। थिएटर के लोग थे, जुट जाते थे, पहुँच जाते थे वहाँ पर, मतलब हमला हुँ। कर देते थे एक तरह से जाके कि भई काम मिल जाए कुछ, कुछ। और उस समय ये नहीं होता था कि रोल कितना बड़ा है या क्या है, रोल मिलना किसी किसी कार्यक्रम में, किसी फ़िल्म का हिस्सा बन जाएँ वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो उन्होंने बोला कि इस दिन, और ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन, पेजर ये सब नहीं नहीं होते। थे। तो मंडी हाउस जो जगह है दिल्ली में जहाँ पर रंगमंच से जुड़े लोगों के लिए वो अभ्यारण्य है, वहाँ बिल्कुल। पर हम लोग सब अलग-अलग जो एमेच्योर थिएटर ग्रुप के लोग वहीं पर ही पूरा दिन रिहर्सल करते थे। और वहाँ पर एक जूस की दुकान थी, फ्रूट जूस की। ओमी उसको चलाते थे, ओमी भाई साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनके यहाँ पर फ़ोन था और उन्होंने एक तरह का एक सुविधा दी हुई थी सभी कलाकारों को कि आप अब ये नंबर दे सकते हो किसी को भी, मैसेज आएगा तो उसके 50 पैसे या ₹1 पर मैसेज वो आपको देना होगा। तो वो डायरी में लिख कर रखते थे, जिसका भी मैसेज आएगा, और आते-जाते में फिर आपको बता देते थे। तो ये वो ज़माना था। तो फिर एक दिन टिशू का उसमें मैसेज आया कि गजराज तुम यहाँ पर पहुँचो इस एड्रेस पे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, यहाँ पर शेखर कपूर साहब मिलेंगे। और जब हम उस ज़माने में थिएटर करते थे तो हमें लगता था कि अंधा योग या मोहन राकेश की किसी नाटक का कोई सोलोलुकी हम तैयार करें और हुँ, सुनाएँ। हुँ। हुँ, हुँ। तो अश्वत्थामा की पंक्तियाँ थीं जो अंधा योग की, वो मैंने याद की और मैं चला गया वहाँ पर। और मैं बड़ा एकदम, हमेशा यही होता था कि आप 3-4 मिनट का वो पूरा आप सुनाएँगे अपना संवाद और सामने वाला फिर उसको बताएगा। और वो तो शेखर जी एक कमरे में बैठे हुए थे और वहाँ पे 2-3 लोग और थे और उन्होंने मुझे बड़े स्नेह से मिले वो, और उन्होंने पूछा कभी कैमरा फेस किया है? तो मैंने 1-2 बार छुट-पुट काम किया, तो मैंने कहा किया है सर। और फिर बोले कि डरेगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं, क्यों डरूँगा मैं? और फिर उन्होंने कुछ किया और जाने दिया। कुल मिला के 2-3 मिनट के लिए मुझे, मैं कमरे में था, मैं बाहर आया और झुंड बैठा हुआ था बहुत सारे एक्टर्स का। तो मैंने ऐसा मान लिया कि मैं उनको नापसंद हूँ। मैं उन अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। हुँ, मैं जो हुँ। जिस जिस तैयारी के साथ रॉकेट पे चढ़ के गया था, अश्वत्थामा की पंक्तियाँ याद करके, हाँ। वो तो उन्होंने सुनी ही नहीं। उन्होंने तो मुझे ऐसे ही पूछा कि क्या करेगा, कैसे होगा? ये तरीका मैंने इससे पहले किसी और निर्देशक का देखा ही नहीं था। हुँ, लोग हुँ। संवाद सुनते थे या अपनी कुछ लाइनें देंगे स्क्रिप्ट की, वो सुनाने के लिए बोला जाता था।
उससे पहले मैं एक बार प्रकाश झा साहब से मिला था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से मिला था, जो चाणक्य बनाने वाले जी, थे। जी। तो वो सब लाइनें सुनते थे और ये भाई साहब यहाँ पर शेखर कपूर जी ने, तो मैं बड़ा मायूस हुआ और मैं आ गया। और फिर हफ्ते 10 दिन बाद तिग्मांशु धूलिया मुझे ढूंढते हुए आए वहीं मंडी हाउस में, और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बड़े भाई जैसे हैं, हुँ, हुँ। डांटा। बोले कि मैंने मैसेज छोड़ा उम्मी के यहाँ पे, तुम मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो बोले कि यार गजराज, तुम्हें पार्ट मिल गया है, वो सरपंच के लड़के हुँ, का हुँ। पार्ट अशोक चंद तुम्हें मिल गया है। तो मैंने कहा यार मुझे तो लगा कि उनको मैं पसंद नहीं आया। तो बोले नहीं, ये अलग किस्म के फिल्म मेकर हैं ये इनका विजन बहुत कमाल का होता है ऐसे लोगों का। उनको लाइनें रटवा के और एक्टर का पता नहीं लगाते हैं। वो तुम किस तरह से खड़े थे, तुम्हारी हेकड़ी, तुम जिस तरह से तुमने जेब में हाथ डाल के खड़े हुए थे, और वो उनको पसंद आ गया कि यार ये इस लड़के से करवाते हैं ये पार्ट। और बस ये मेरे जीवन का एक कह सकते हैं कि शुरुआत। माइलस्टोन या माइलस्टोन है ये, कि एक 70 पे इतने बड़े फलक पे आप अपने आप को देखते हैं। रोल मेरा बहुत बड़ा नहीं था, 3-4 सीन थे, लेकिन आज सोचिए कि 20-25 साल बाद भी जो प्रशंसक हैं या जो बिल्कुल। सिनेमा लवर्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी भी हैं, वो उस पिक्चर के बारे में बात करते हैं, और मेरी उस भूमिका के बारे में आज भी तारीफ होती है। तो सोचिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ और भाग्यवान हूँ। और ये तिग्मांशु धूलिया जी, जिनको हम प्रेम से तिशु बोलते हैं, खुद फिल्म मेकर हैं। जी। पान सिंह तोमर से लेके तमाम बहुत फिल्में उन्होंने बेहतरीन बनाई, फ़िल्में बनाई हैं बहुत उन्होंने। बेहतरीन फिल्म बनाई। तो ये मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे जैसे जैसे रंगमंच हुँ, हुँ। लाइट हाउस है, तो ऐसे मुझे अलग अलग पड़ाव पे लाइट हाउस मिलते चले गए, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे चट्टानों से मेरी जो नैया थी उसको टकराने से बचाया। तो उसमें क्या बात टिशु है। एक है, उसका एक गीत बड़ा मशहूर है उसका, हुँ, हुँ। छोटी सी उम्र पर नाई रे। तो ये हम सुनवा देते हैं अपने सुनवाइए श्रोताओं ये को। गीत, ये बड़ा मतलब एक लोकल फ्लेवर के साथ है, और उसका जो दर्द है वो बड़ा कमाल का है। वो गीत सुनो तो आपकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। बैंडिट क्वीन का। बैंडिट क्वीन। आप जिस दुनिया में प्रवेश चाह रहे थे और आपको प्रवेश मिला, वहाँ संघर्ष बहुत होता है और आप एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आ भी रहे थे। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं जो चाह रहा हूँ करना, उसमें कहीं आश्वासन किसी चीज़ का नहीं है खुद को देना कि मैं इतने समय में यहाँ पहुँच जाऊँगा? कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता। तो वो इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी कभी आपको परेशान नहीं की या आपको नहीं लग क्या थॉट प्रोसेस था आपका? देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अ, मेरे जो माता-पिता हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और लेकिन उनका जो स्नेह था और उनके जीवन की जो कहानियाँ थी, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी। उन्होंने मुझे हमेशा, जो कई बार होता है ना कि जैसे आप किसी पर आप हुक्म चलाते हैं, किसी को आप ज़िद करते हैं, किसी पर आप पाबंदियाँ लगाते हैं कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कोई और किसी और जीवन में कोई और माता-पिता होते, तो शायद बोलते कि तुम ये नहीं करोगे, तो तुम घर से चले जाओ। हुँ। या ये तुम्हें नौकरी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें ये नहीं करोगे तो तुम्हें हम घर में रख नहीं पाएँगे हम। कोई पाबंदी नहीं तो थी। वो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि वो बेसिक सी पढ़ाई करने वाले, लेकिन दुनियावी समझ उनकी थी। शायद वो मुझ पे विश्वास करते थे कि मैं जब बोलता था कि मैं नौकरी तो कर सकता हूँ, आप जो हुँ। बोल रहे हैं मैं कर लूँगा मैं, रेलवे में या जहाँ पर भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं रंगमंच जो मुझे दिख रहा है, उसमें मैं जीवन में कहीं आगे बढ़ सकता हूँ। और वो पूछते थे कि इसकी क्या गारंटी है? क्या क्या करोगे? हुँ, तो हुँ। मैंने कहा कि देखो, मैं जीवन यापन तो मैं कर लूँगा मैं, कुछ भी काम करके, क्योंकि उस दौरान जब मैं घर में आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब होती थी, तो मैं कुछ न कुछ काम कर लेता था। टेलर की दुकान में मैंने काम कर लिया, या गर्मियों की छुट्टियों में किताबों की दुकान में काम कर लिया। तो मैंने कहा कि मैं अब अखबार में काम करने लग गया। फ्रीलांस हुँ, मैंने हुँ, काम हुँ। किया बहुत सारा उनको, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता था उनको ढाँढस जताना पेरेंट्स को कि देखो, जी, मैं कर कहीं लूँगा। कर लूँगा, जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा और समय दे दो। वो जो मैं उनका ऋणी हूँ,
कि उन्होंने वो समय दिया, कई क्या साल का बात है। समय दिया। और उसके बाद ये रंगमंच के माध्यम से जो मुझे जो दुनिया की समझ आई, लोगों की समझ आई। राजश्री, रंगमंच में आने से पहले मेरा बड़ा एक विसंगतियों के साथ जीवन था, और उसके अंदर ये होता था कि कॉम्प्लेक्सेस बहुत होते थे, अमीर गरीब का, अंग्रेजी जानने वाला, नहीं जानने वाला। तो मुझे लगता था कि अंग्रेजी जानने वाले सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे शत्रु हैं। अमीर लोग या जो मुझसे ज्यादा समृद्ध सक्षम लोग थे। हैं, सक्षम लोग हैं, वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा मेरा तजुर्बा रहा बचपन का। और लेकिन रंगमंच में मेरे जो थिएटर ग्रुप था उसके अंदर आधे लोग रईस थे, और वो आधे लोग मेरी गरीबी और मुफलिसी के दिनों में मेरी बड़ी मदद किया करते थे, और ज्यादातर लोग अंग्रेजी वाले लोग थे। लेकिन उन्होंने कभी कॉम्प्लेक्स नहीं मुझ पर आने दिया, तो कभी भी। धारणा बदल गई मेरी आपकी। धारणा बदल गई। जैसे आशीष विद्यार्थी वहीं एक्ट वन में मुझे मिले, और वो बहुत अच्छी, उनकी हिंदी भी बड़ी अच्छी कमांड है, अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी कमांड है, क्योंकि उनके पिताजी संगीत नाटक अकादमी में थे। श्री गोविंद विद्यार्थी जी फ्रीडम फाइटर थे वो, और उनकी माता जी रेबा विद्यार्थी जी वो कथक की बहुत बड़ी गुरु रही वो। तो और गोविंद जी कुछ 6-7 दुनिया की अलग अलग भाषाओं के जानकार थे, फ्रेंच, जर्मन और उस तरह के। तो वो उस तरह की लीनियज के साथ वो आया था आशीष। लेकिन मेरी अंग्रेजी जब वो करेक्ट कराता था तो खिल्ली नहीं उड़ाता था, मजाक नहीं उड़ाता था मेरे मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, या अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको वो करेक्ट करता था, ठीक करवाता था और आगे बढ़ जाता था। तो मुझे ऐसे मित्र मिले, ऐसे ऐसे मेरे संगी साथी मिले। तो रंगमंच ने मुझे खाली एक्टिंग करना नहीं सिखाया, मुझे दुनियावी समझ सिखाई, क्या बात। दुनिया की, लोगों की समझ से, लोगों के बारे में जो भ्रांतियां थी, वो जो भाषा को लेके भ्रांति, कि नहीं भाषा बुरी नहीं है, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी भाषा है। भाषा की बात पे मुझे याद आया, आप बहुत सी भाषाएं जानते हैं। बंगाली जानते बंगला, हैं। हाँ, बंगला मैं समझने की कोशिश शुरू हम्म, से रही। उसके उसके पीछे रेलवे पंजाबी, रेलवे डोगरी। हाँ, रेलवे हाँ। कॉलोनी में था दिल्ली में। हम्म। दिल्ली रेलवे कॉलोनी में, तो वहां पर 2-3 बंगाली परिवार थे, बंगला परिवार। तो उनके बीच में वहां पे पहली बार खाना खाया, हम्म। बंगाली भोजन, हम्म। मछली, जो मेरी माँ को पसंद नहीं थी, उसकी हम्म। खुशबू। लेकिन वो बंगाली परिवारों में वो मछलियाँ खाता था। जरूर बनाते हैं। और पंजाबी, क्योंकि दिल्ली है तो वहाँ पर आप वहाँ की हवा में पंजाबियत है। तो हम्म। वो बंगला और पंजाबी, वो मैं उस पे थोड़ा बहुत मेरी पकड़ आई। और फिर गुजराती इस वजह से क्योंकि राजस्थान से हूँ, हम्म। तो दक्षिण राजस्थान और गुजरात में बॉर्डर हम्म। है ना? तो वहाँ के बड़े जो हमारे रिश्तेदार हैं अहमदाबाद में भी हैं, तो वो समझ में आ जाती है, मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। और मुंबई आने के बाद मराठी भाषा मैं समझ लेता हूँ लगभग। यहाँ की जो मराठी भाषा की जो पिक्चरें होती हैं, जी। वो मैं बिना सबटाइटल के देख लेता हूँ, मतलब समझ जाते समझ होंगे। जाता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये है सजन बड़े सेंटी जो है, हाँ। वो गाना मेरे जीवन में हमेशा मेरे लिए मेरे दिल में खास इसकी जगह रहेगी। और जिस तरह से वो पिक्चराइज भी किया अमित शर्मा ने, और उसको जो जो उसको सराहना मिली और उसको जो लोगों ने पसंद किया। इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे गजराज जी, जो बहुत, मतलब आज भी जब याद करती हूँ, जब एक सीन था जब आप अंदर जा रहे हैं, माँ वहाँ बैठी हुई हैं और वो कुछ शिकायत करती हैं। आपने शब्दों में कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र देखा अपनी माँ को। मतलब कुछ ऐसे सीन्स थे, फ़िल्म तो वो बहुत आम ज़ब आम खाने वाला सीन जी, था, क्या जी। माँ, तो वो बोलती ओफ़! क्या माँ, जय जीतू, यही यही दिक्कत है तेरे में, अपनी औरत से डरे है तू। और कुछ नहीं कहते हैं और आप और वहाँ से बस उनको देखते हो। मतलब गज़ब की सिचुएशंस थी और आपके जिसको कहते हैं कि आँखों से जो आपने इम्प्रेशंस दिया। तो ये फ़िल्म की कहानी क्या है? मतलब कैसे आप बधाई हो से पूरा मुझे लगता है जैसे सिनेरियो बदल गया, क्योंकि उसके पहले भी बहुत हिट फ़िल्में आपने दी, जैसे ब्लैक फ्राइडे जी, थी, जी, दिल से भी उससे पहले आई जी। थी और भी बहुत सारी फ़िल्में थी। तो जब बधाई हो मिली तो आपने क्या सोचा? मतलब वो जो स्क्रिप्ट आपने पढ़ी, देखी? तो देखिए, और बड़ा अच्छा सवाल है राजश्री ये। हुँ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है वो जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं,
रोलर नहीं, कोस्टर? नहीं, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट वाला जो होता है, हाँ, तो ये हाँ। बिफोर बधाई हो एंड आफ्टर बधाई हो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हुँ, बाकी छोटे-छोटे माइलस्टोन हैं, ये मतलब 1000 किलोमीटर या 10,000 बिल्कुल। किलोमीटर वाला माइलस्टोन घर-घर है। की पहचान हो गए फिर पहचान, गजराज। जी, जी, जी। तो उसमें अ, बधाई हो से पहले भी मैं मुझे लगता था कि मैं इस तरह के काम करूँ, हुँ, भले ही छोटे पात्र भी हों लेकिन जिसमें मुझे एक तो अ, फ़क्र महसूस हो जब मैं हुँ, वो काम देखूँ। तो जैसे मुझे सिनेमा में मुझे ओमपुरी साहब बड़े उनका काम बड़ा भाता है मुझे, नसीर भाई। ये तो बड़े गुणी लोग हैं जिनके मतलब करतब दिखते हैं। उसके अलावा कुलभूषण खरबंदा साहब की कलयुग से लेकर तमाम चीज़ें, या पवन मल्होत्रा, हुँ, हुँ। जिनका काम मैं देख रहा हूँ नुक्कड़ से, और सलीम लंगड़े पे मत रो। कि वो एक आदमी लगातार कैसे चॉइसेस कैसे करता होगा? क्या तो इन सब लोगों ने मुझे कहीं न कहीं, वीरेंद्र सक्सेना, वीरू भाई, ये हुँ, तमाम लोग मुझे, मेरे आस-पास की दुनिया के लोग मुझे बड़ा प्रभावित करते रहे, और मैं अपने जाने-अनजाने में जो चॉइसेस थी काम की, कि ऐसा नहीं कि मैंने खराब काम नहीं किए हैं। मैंने 5-6 काम प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं कि जो मुझे, इस पे मुझे शर्म आती है कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों किए होंगे। वो भूल भी गए हैं, लोग भी भूल चुके हैं उसको। वो ल फ़िल्में भी बहुत अच्छा हाँ, नाम भी दोयम कमाई। दर्जे की वो जी। का उसमें कभी ये इस रोमांच में कि पैसा मिल जाएगा थोड़ा-सा, या ये कहानी में कर लेते हैं। अभी कुछ वो नहीं हो भी रहा तो एक कर लिया। मनस्थिति होती है कि मनस्थिति होती है, कुछ चलते रहना जी, चाहिए। तो लेकिन इसमें कहीं पे एक समझ आ गई कि अब भले ही रोल छोटा हो, लेकिन आप किस दुनिया में हैं, जर्नी कौन-सी है। जैसे तलवार है तो उसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण था कि बहुत। मेघना ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, विशाल जी ने जिस तरह से उसकी कहानी लिखी, डायलॉग्स लिखे, तो मुझे लगा कि यार ये पार्ट छोटा है, लेकिन ये कहानी में एक कहीं न कहीं एक वज़न लेकर आ रहा है, और वो मेरा निर्णय सही रहा, मेरा चॉइस ठीक रहा। या वो ब्लैक फ्राइडे, किरदार की अपनी एक पहचान बिल्कुल। धनीराम को जो लोगों से लताड़ मिली, है ना? तो वो मेरे लिए खुशी की बात है। या ब्लैक फ्राइडे में जो दाऊद फणसे का पार्ट है, 3-4 सीन हैं, बड़े बहुत ही ऑन पेपर मामूली सा दिखता है, लेकिन वो आज भी लोग उसको, उस पात्र से परिचित हैं, और आज भी मुझे उसके लिए सराहना मिलती है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं बधाइयों से पहले मुझे जो पार्ट मिलता था, वो मिलता था बड़ी इलायची का, तेज पत्ता का, जो दिखते नहीं है, लेकिन तड़का है उनका। जिनके होने से आपका जो सालन है, जो आपकी सब्जी है, उसमें एक अलग खुशबू आती है। धनिया, तो मुझे वैसे पार्ट मिला करते थे, हुँ। और बधाई हो ने मुझे जो मेन तरकारी की जगह दी थी, है ना, कि राजमा बन बिल्कुल। रहा है, गोभी बन रही है, तो वो मेन तरकारी हो गई। और उसके बाद परिवर्तन ये आया कि जो बहुत सारे युवा निर्देशक और लेखक हैं, उनके रडार में मैं आया कि हाँ यार, ये आदमी ये पार्ट कर रहा था, लेकिन ये इस पर हम ज़्यादा ज़िम्मेदारी दे सकते हैं। तो उसकी वजह से फिर मुझे मजामा मिली, थाई मसाज मुझे उसकी वजह से मिली, या सत्य प्रेम की अ, कथा। कथा जो हमें जी। कार्तिक आर्यन के साथ जो मिली, तो वो ये एक मैदान भी एक आपके मैदान मैदान मतलब ये इस बधाई उसका सिलसिला एकमात्र शुरू हो गया। सिलसिला जो शुरू हुआ, जो होता है ना कि जो ट्रेन होती है, जो छोटी पटरी वाली ट्रेन होती है, क्या बोलते हैं उसको, और एक फिर वो बड़ी छोटी लाइन, बड़ी छोटी लाइन लाइन, ऐसे। बड़ी लाइन। तो छोटी लाइन में चलती रह रही थी मेरी गाड़ी, बड़ी लाइन पे, आ बड़े गई। ट्रैक पे आ गई है बधाइयों के बाद से। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और एक के बाद एक आपकी फ़िल्में आनी शुरू हो गई। आपने एड फ़िल्म्स भी बनाए हैं जी, गजराज जी जी, अपने शुरुआती दिनों में। जी। तो वो बहुत छोटे से समय में 30 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड में जैसे एक पूरी कहानी कह जानी होती है। तो उसका अनुभव कैसा था और क्या वो भी सिर्फ़ एक प्रक्रिया थी धीरे-धीरे आगे बढ़ने की या आप आज भी उससे कहीं से जुड़े हुए हैं या वक़्त नहीं मिलता उसके नहीं, लिए? नहीं, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ थी दिल्ली में रहते हुए, और मेरा एक मानना है शुरू से ही, क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से बहुत सीखते हैं राजश्री। तो जब ये मिड या 90s की शुरुआती दौर में
मैंने थिएटर शुरू किया 88-89 के दौरान, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि उस ज़माने में या तो बहुत बड़ी कमर्शियल पिक्चरें होती थी, सुभाष घई, मनमोहन देसाई, इन सब लोगों की, या श्याम बेनेगल साहब, गोविंद निहलानी, हुँ, इनका सिनेमा होता था। और कुछ दूरदर्शन के सीरियल बुनियाद या ऐसा इस तरह की कुछ चीज़ें आ गई थी, जी। लेकिन एवेन्यूज़ बहुत कम होते थे। तो जो दिल्ली से लोग बॉम्बे, उस वक़्त बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे आते थे, तो उसमें कई लोग, उनकी हालत ख़राब हो जाती थी राजश्री। वो बड़ी बेबसी की ज़िंदगी जीते थे, बड़ी मुफ़लिसी की ज़िंदगी जीते थे। एक दत्तात्रेय लॉज के बारे में मैंने सुना हुआ है कि जहाँ पर वो जो घायल, एक एक 100-200 साल पहले, 150 साल पहले की एक जंग है, अफ़गान वॉर जिसको बोलते हैं, जिसके हुँ, अंदर हुँ। पूरी-पूरी रेजिमेंट तबाह हो गई और इक्का-दुक्का लोग वापस आए। तो ये वैसी लड़ाई होती थी लोगों की कि इक्का-दुक्का लोग थे, वो सफल होते थे, बाकी सब लोग धाराशायी हो जाते थे। उस लॉज में महीनों सालों पड़े रहते थे। कई किस्से ऐसे सुने हैं कि जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लोगों ने रातें बिताई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए वापस अपने-अपने शहरों में लौटने की। क्यों? पहली चीज़, परिवार तो अपना लेगा, हुँ, हुँ। माँ-बाप वो तो गले लगा लेंगे अपने बच्चे को, लेकिन जो मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, और आदमी जो फँस जाता है ना इस चीज़ में कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये ये बहुत जो लोग क्या इंसान को कहेंगे की जो शर्म है, वो उस चक्कर में हज़ारों एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उस दौरान तबाह हुए, और उसमें कई एक्टर्स जो थोड़ी-सी हिम्मत वाले थे, वो वापस दिल्ली लौट आए। उनके किस्से सुने। तो वो मैं अपने आप को, उनकी गलतियों से मैंने सबक लिया, प्रेरणा ली कि भई पूरी तैयारी के बिना मुंबई नहीं जाना है। और जब आपकी स्ट्रगल सिर्फ़ आपकी अकेले की स्ट्रगल नहीं होती है, वो आपके परिवार की, आपके माता-पिता की, आपके दोस्तों की, आपकी प्रेमिका की, आपकी पत्नी की, उन सबका संघर्ष हो जाता है वो। ये कहीं पर जाने-अनजाने में मुझे ये सीख मिली, हुँ, हुँ। और मैं कुछ न कुछ काम करता रहा कि जब तक मुझे अच्छे पार्ट्स ना मिल जाएँ, मैं अपना रोज़गार चला सकूँ। घर में जो मुझे आर्थिक सहयोग देना है, वो दे पाऊँ। उसी दौरान मैं एक दौर आया कि जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उधार मैंने लिया हुआ था और मेरे को चुकाना था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो सिद्धार्थ बासु, अ, क्विज़ क्विज़ के मास्टर, प्रोग्राम बनाते उनके थे। साथ मैंने एक दूरदर्शन के लिए एक टेलीफ़िल्म की थी, कौवा चले हंस की चाल। हुँ, हुँ। उसमें एक्ट किया था और उसमें मैं उनसे परिचय हुआ था, तो वो मुझे मालूम था कि बड़े सहृदय लोग हैं, वो और उनकी पत्नी रोज़ा। तो मैं उनके दफ़्तर चला गया, गर्मियों के दिन थे, और मैंने उनको बोला कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और मुझे अब कुछ काम दे दीजिए। तो आप उन्होंने, उनको जानते थे मैं पहले उनको से? नहीं, पहले उस वो एक उसी नाता से जुड़ा था, वो कौवा चले हंस की हाँ, चाल वाला। ड फ़िल्म तो से। मुझे लगा ये बड़े नेक दिल लोग हैं, मेरी बात सुनेंगे ये लोग। हुँ, हुँ। तो मैं गया, तो उन्होंने बोला कि अरे गजराज, हम लोग तो सारे अंग्रेज़ी शोज़ करते हैं हम लोग तो। हमारे गेम शोज़ होते हैं, हुँ। क्विज़ शोज़ अंग्रेज़ी वाले होते हैं। लेकिन वो बड़े सहृदय लोग थे, बैठे टेबल के इर्द-गिर्द, उनकी टीम मेरे साथ, कि क्या-क्या कर सकते हो? फिर उन्होंने एक, उनको सॉल्यूशन आया कि अरे यार, हमारे यहाँ एक शो होने वाला है जिसमें क्विज़ होगी, और क्विज़ से उसमें सवाल जनता से भी पूछे जाएँगे। कुछ 50-100 लोग जी। ऑडियंस में होंगे। तो एक ऐसा कुछ कर सकते हो कि जिसमें तुम उस ऑडियंस के साथ सवाल-जवाब करो, वार्म अप सेशन, हुँ, हुँ। इससे पहले कि शो शुरू हो, रिकॉर्डिंग शुरू हो। मैंने हुँ। कहा बिल्कुल करूँगा। और वो मेरे लिए 2-3 महीने का रोज़गार मेरे मेरे लिए हो गया। उनसे वो परिचय हुआ, और वहीं पर मुझे एक बार उनके दफ़्तर से फ़ोन आया कि एक विज्ञापन फ़िल्मों के एक निर्देशक हैं, प्रदीप सरकार, वो, उनको कुछ एक्टर्स चाहिए, तुम मिल लो। वहाँ पे तुम्हें पैसा भी मिलेगा हुँ, ठीक-ठाक। हुँ। मैं उनसे मिलने गया, प्रदीप दा से। बंगाली भाषी थे वो, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अनफॉर्च्युनेटली। तो जैसे बंगला में बोला जाता है बड़ों को, दादा, प्रदीप दा कह के उनको लोग, उनके आस-पास के लोग बुला रहे थे, तो मैंने हुँ। पहले दिन से ही उनको बुलाना शुरू कर दिया। और वो जो दुनिया थी एडवर्टाइज़िंग की, विज्ञापन की, उससे मेरा वो पहला परिचय था। और मैंने कहा यार, यहाँ पर भी कहानियाँ कही जाती हैं। 3 घंटे में नहीं, 30 सेकंड में कही जाती है, बिल्कुल। लेकिन, और दूसरी चीज़ राजश्री ये हो रही थी कि ये बात थी 95 के आस-पास की। हुँ, हुँ। उस दौरान एक बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा था हिंदुस्तान में,
एंटरटेनमेंट की दुनिया में दूरदर्शन का नेटवर्क बढ़ रहा था। मेट्रो जो था, उसकी डीडी मेट्रो की पहुंच बढ़ रही थी, कार्यक्रम बढ़ रहे थे। उससे ये हो रहा था कि जो विज्ञापनदाता थे, एडवर्टाइजर्स थे, उनका जो विज्ञापन था वो छोटे शहरों में जा रहा था। सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में नहीं हो रहा था, सीमित नहीं था। सीमित नहीं था। और वहां पर उससे पहले तक जो एडवर्टाइजिंग के जो धुरंधर थे, बड़े लोग थे, वो अंग्रेजी भाषी लोग थे। अलक पदमसी या इस तरह के तमाम लोग, बड़े लोग, दिल्ली में थी कॉन्ट्रैक्ट में मिसेस सईदा इमाम, सब बहुत पॉलिश्ड अंग्रेजी बोलने वाले। और सारी जो एडवर्टाइजिंग भी थी, उसके जो तौर तरीके भी थे, उसकी जो बारीकियां थी, वो अंग्रेजी भाषा को ज्यादा ध्यान में रखी की जाती थी। सारी उसकी जो टैग लाइन आती थी, द कंप्लीट मैन, ये सब चीजें होती थी। अब बोल नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल सही तो है। लेकिन वो दौर में हिंदी भाषा की, लोकल भाषाओं की जरूरत पड़ रही थी एडवर्टाइजर्स को, कि इन भाषाओं को जानने वाले लोग आगे आए। तो पीयूष पांडे बड़े चर्चा में हो रहे थे। उन्होंने झंडा फहराया हुआ था अपना, चल मरी, एक बाइक का नाम था उनका, और एक एडहेसिव का जो वो एक ऐड बनाते थे, जिसने घर घर में पहुंचा दिया था उस एडहेसिव को। और प्रसून जोशी ये थे, इग्नेलो डायस, नितेश तिवारी जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, ये तमाम लोग उस वक्त हिंदी एडवर्टाइजिंग का परचम इन्होंने लहराया हुआ था। और मुझे उस ट्रेन में एक बोगी में एक सीट, आरएसी सीट मुझे मिल गई, कि जहां पर प्रदीप दा ने बोला कि यहां मेरे अंग्रेजी जानने वाले तो बहुत सारे राइटर हैं, हिंदी जानने वाला नहीं है, तू करेगा क्या? तो जो हिंदी की जो स्क्रिप्ट्स होती थी, या हिंदी में किसी चीज को, पहली बार हो रहा था कि ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, अंग्रेजी में लिखे हुए ऐड का ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, उसका अडेप्टेशन चाहिए, उसको लोकल मुहावरों में उसको ढालना। तो वो जो था, मुझे वो एक कह सकते हैं कि रोजगार भी मिला, और उसके अंदर सिर्फ रोजगार नहीं था, क्रिएटिव प्रोसेस भी था, कि जिसके अंदर वो छोटे छोटे 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 60 सेकंड के अंदर आप विज्ञापन की बात भी कह रहे हैं, उसके अंदर ड्रामा भी हो रहा है। और मैं अभिनेता के तौर पे भी उसमें मेरे लिए जगह बनी, कि जहां जहां मुझे एक्टर की जरूरत होती थी, और मैं अपने संगीत साथियों को भी ले जाता था उसके अंदर। तो वो एक कमाल का एक चैप्टर रहा एडवर्टाइजिंग का, तकरीबन 6-7 साल का, प्रदीप दा के साथ। और वो फिर जीवन से जुड़ गया। तो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप विज्ञापन फिल्में बनाइए, और जब आपको अच्छा काम मिले, अच्छी भूमिकाएं मिले, वो आप करिए। तो मैंने वो जो 200 250 लोगों के बीच में जाके खड़े होने की जो परंपरा थी, ऑडिशन देने की, उससे मैं निकल आया। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो भेड़ बकरी वाला मुझे नहीं बनना था। मैंने वो पीड़ा देख ली थी, और मैं उस पीड़ा का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो उसमें ये हुआ कि मुझे लगता है कि मैंने सही, मेरा निर्णय रहा, जिसकी वजह से मैं अपने घर को चला पाया, अपनी जो जिम्मेदारियां थी अपने परिवार के प्रति, वो मैं निभा पाया, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के अंदर मैं ठीक से कर पाया, माता पिता की मदद कर पाया। और जब जब मुझे ब्लैक फ्राइडे या तलवार या ब्लैकमेल, इस तरह की तमाम पिक्चरों में मुझे जब काम मिला, पार्ट मिले, तो मैं थोड़ा सक्षम था। क्योंकि राजश्री, जीवन में आपके पास कैसी भी स्थिति हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जहां आप ना बोल पाए। जब आप मजबूर होना कि आप ना नहीं बोल पा रहे हैं, आपको मजबूरी में करना है, वो थोड़ी विकट स्थिति होती है। तो सब जो श्रोता हैं वो भी जीवन में देखें, और वो बड़ी आसान है कि आप अपने खर्चे कम कर दें। आप खर्चे कम कर देंगे तो आप ना कह पाएंगे। तो मैं ऐसा करता था कि मैं खर्चे अपने कम कर देता। आज भी होता है, कई बार कोविड के अंदर हुआ कि मैंने और पूरे परिवार ने हमारे मिलकर तय किया कि हम खर्चे कम कर देते हैं, ताकि मुझे ऐसा काम ना करना पड़े जिससे मुझे फक्र ना हो, जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। तो वो मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। कम हो पाता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है कहानी कहना। और मेरा, जब मैं सेट पर होता हूँ निर्देशक के तौर पे, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो एफएमसीजी कैटेगरी की बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, और मुझे बुलाया जाता है
हर 4-6 महीने में, 3 महीने में उनके लिए विज्ञापन फ़िल्म बनाने के लिए। बहुत सुंदर। अब मेरे ज़हन में 2 सवाल उमड़ रहे हैं। पहला ये कि इस सफ़र में आपको आपके हमसफ़र से कहाँ मुलाकात हुई? हाँ। आपकी जो जीवन संगिनी है। पहला सवाल, इसका जवाब आप दें। उसके बाद ये जो इम्प्रोवाइज़ेशन की बात आपने की दिलीप साहब की, यू आर ऑल्सो नोन फॉर वेरी, वेरी गुड इम्प्रोवाइज़ेशंस। इज़न्ट इट ट्रू? जी, जी। तो पहले ये बताइए कि जीवन संगिनी से जीवन मुलाकात। संगिनी से ये हुआ राजश्री कि भई जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बड़े विसंगतियों के बीच में मेरा बचपन गुज़रा और प्रेम हुआ लड़कपन में थिएटर के दौरान। वो लेकिन भी वो थिएटर करती थी? आस-पास ही थे हुँ, लोग। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं कह सकते हैं कि मैं क्योंकि वो प्रेम प्रेम होना और प्रेम रोमांस होना और रोमांस की फीलिंग को ओढ़ना बड़ा हुँ, फ़र्क होता है बिल्कुल। कि आप रोमांटिक तो होना चाहते हैं, लेकिन हुँ, आपको वो रास्ते नहीं मालूम है। हुँ, हुँ, आपको पता नहीं क्योंकि रोमांस का प्रेम का मतलब होता है आप दूसरे की आज़ादी ना छीनें हुँ। या दूसरे को आप छोड़ दें। या जैसा है वैसा ही वैसा वैसा स्वीकार अपनाएँ। करें, तो बिल्कुल मेरा अपनाएँ। मेरा मेरा मुझे मैंने अपनी शुरुआती प्रेम में क्या किया कि मैं बड़ा पॉसेसिव हो जाता था। हुँ, हुँ, मैं बड़ा मान के चलता था कि जीवन ऐसा होना चाहिए। जबकि बात आगे बढ़े मतलब शुरुआत के 2 कदमों में ही मैं ऐसे मैंने बॉडम हरकतें की, मैंने बहुत सारी, है ना? क्या तो किया आपने? मैं मतलब कि अम, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ हाँ, नहीं जाना चाहिए। वो जो क्योंकि मैंने अपने माहौल में हुँ, ये चीज़ें देखी थी या मैं जिस तरह का सिनेमा देखता था, हुँ, मुझे लगता था यही है, यही तरीका होता है प्रेम का। अंतिम सच 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 ये है। है कि जहाँ पर आप पुरुष हैं तो आप कंट्रोल में रहेंगे। हुँ, हुँ, तो ये कहीं पे गलतफ़हमी शायद रही होगी तो मैं ऐसे 2-3 किस्से हुए कि जहाँ पर मैं बड़ा मायूस हो गया और बाद के सालों में मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेरी महिला मित्रों की गलती बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे इनफ़ैक्ट वो उस वक़्त तो बड़ी बातें चुभी थी कि मेरा प्रेम प्रसंग मेरे अधूरे रह गए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर ही कुछ कमी थी और मैं सही तरीके से उन संबंधों को चला नहीं पाया। मैं बड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत ज़्यादा पाबंदियों के साथ मैं आगे बढ़ गया था उन चीज़ों में। तो फिर वो एक उस चीज़ों से मैंने कहा मैं करूँगा ही नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा हुँ, या हुँ, मैं उससे विमुख हो गया, प्रेम प्रेम नाम की चीज़ से। इतना मैं मायूस हुआ। और अगेन क्योंकि आपका मायूसी तब ज़्यादा बढ़ती है जब आस-पास की जो दुनिया होती है, मित्रों का जो झुंड होता है आपका मज़ाक उड़ाता बिल्कुल सही। है ना? हुँ, आपको पीड़ा देता है और लोग क्या कहेंगे? उस सम आप उसमें आप चीज़ों को और अब ये क्या है कि अब 50 का हो गया हूँ तो मैं ये बातें बेहिचक बोल कर सकता हूँ सकता हूँ, बिल्कुल। ताकि मेरे अनुभवों से जो श्रोताओं में कोई युवक वृंद है, वो इन चीज़ों को सीखे कि प्रेम में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर पे पाबंदियाँ ना लगाएँ। प्रेम में बहुत ज़रूरी है, रोमांस में बहुत ज़रूरी है कि आप शर्तें ना रखें। ख़ैर, तो ये हो गया फिर मेरी मायूसी को मेरी माँ समझती थी। मेरी माँ को लगा कि ये तो अकेला रह जाएगा। माँ ने भी देखा कि हाँ, इसके हुँ, जो सहेलियाँ थी वो अब इससे मिल नहीं रही हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया इस बात का। एक आध बार हुँ, पूछा कि वो नहीं आती है, उसके फ़ोन नहीं आते हैं। हुँ। तो मैंने कहा नहीं, नहीं बस हो गया मुझे काम पे ध्यान देना है। आप अपनी बातें किसी के साथ साझा मैं करते थे, शेयर करते? 1-2 मित्र हुँ, थे, हुँ, जो हुँ, जो जिनके साथ स्नेह था और हुँ, अगेन लेकिन वो भी मेरी ही दुनिया से थे। हुँ। तो वो भी बहुत ज़्यादा उसी सोच से उसी रहे होंगे। उसी सोच के आस-पास के थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग नहीं कर पाए। अ, फिर माँ ने पता नहीं क्या सोचा, बोला कि अच्छा और मैं प्रोग्रेसिव थिएटर करता था, तो हुँ, मुझे बड़ा वो भी एक चीज़ें थी कि मुझे अपने अलग किस्म का रंगमंच और वहाँ पे और मेरा जीवन साथी होगा तो ऐसा होगा, है ना? हुँ, तो माँ ने एक बार बोला कि मैं एक शादी में गई थी, वहाँ पे एक लड़की से मिली हूँ मैं। अ, वो बड़ी अच्छी लड़की है और वो भी रिश्ता ढूँढ रहे हैं,
तो तुम जाके उससे एक बार मिल लोगे। हुँ, तो मैंने कहा मैं मतलब मन में बोला, मैंने हुँ। प्रोग्रेसिव थिएटर करने वाला आदमी, मैं लड़की देखने जाऊँगा? मतलब वो हुँ, मुझे उस इमेजरी से ही मुझे कोफ्त, नफ़रत, हाँ, बिल्कुल। झुँझलाहट, मतलब वो क्या होता अगेन, क्योंकि आप हुँ, जिस तरह की दुनिया में होते हैं, आप अपने आप को वहाँ पर दुनियावी तरीके से शायद देखते हैं। मैं शायद उस पैमाने पे था कि मेरे जो थिएटर करने वाले दोस्त हैं, इसको किस तरह से देखेंगे, और मेरी समझ, मेरे जो मेरा कबीला था, कह सकते हैं, थिएटर वाले हुँ, दोस्तों का, कि वो क्या इस बात को और सब लव मैरिज कर रहे थे आस-पास, जी। तो मैं कितना अ, पिछड़ा हुआ नज़र आऊँगा इसके अंदर, है ना? किताबें जो पढ़ रहा था या सिनेमा जो देखना शुरू किया था फ़िल्म फेस्टिवल्स में, हुँ, तो मुझे वो चीज़ मुझे लगा कि शायद अगेन, और एक्सट्रीम पे होता है, वो जो उम्र होती है, बिल्कुल, वो बड़ी अधकचरी नॉलेज वाली उम्र होती है और आप एक्सट्रीम पे चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैंने माँ को बोला कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो पशु मेला होता है, सही कहा। ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो वो फिर 1 हफ्ते बाद बोली कि मैं पहली बार और आखिरी बार, उससे पहले मैं कभी इस तरह का प्रयोजन नहीं हुआ था। जी, आए थे रिश्ते कुछ, जी। लेकिन एक मतलब अगेन कुछ माँ पिताजी ने ही मना कर दिया और कुछ लड़की वालों ने मना कर दिया, तो लड़का काम ही नहीं करता, थिएटर में थोड़ी ज़िंदगी चलेगी कुछ। हुँ, हुँ। तो माँ ने बोला कि मेरी कसम है बेटा, एक बार, खाली एक बार, कुछ नहीं करना है। मतलब खाली मिल के आ जा, और अगर तू बोलेगा इसके बाद तो हम लोग कभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, तो तू जैसा तुझे रहना है वैसे रहना, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अपनी माँ, अगेन क्योंकि माँ ने कष्टों के साथ जीवन जिया हुआ है, तो हुँ, आपको लगता है, और माँ के नज़दीक होते हैं आप। तो बात मान माँ, लिया आपने। मैंने कहा, वो झुँझलाहट में ही मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैंने कहा कि इस टिक माँ की तो करना है हुँ, ना, हुँ। और मैं तो एक्टर हूँ, एक्टिंग कर लूँगा मैं जाके वहाँ पे। और मैं बोल दूँगा कि मुझे तो मैं मिला, मैं जोधपुर गया मैं। हुँ, संजना जो मेरी पत्नी है, अब तो वो, उनके पिताजी बीएसएफ में थे। बीएसएफ में थे और उनका देहांत हो चुका था, और ये 3-4 4 बच्चे थे उनके, और एक जॉइंट फैमिली में, हवेली में ये लोग रहते थे, हुँ, 200-150 स्क्वायर फीट के कमरे में, ऐसा कुछ था। तो इनके फैमिली मेंबर के ही एक किसी घर पे गए, मिले, और मेरा ये तो था कि मैं जाके वो बोलूँगा, लड़की को बता दूँगा भाई कि मैं तो इस फ़ील्ड में हूँ, और ताकि वो खुद ही डर जाए। हुँ, हुँ। और मैंने बताया कि मैं तो थिएटर करता हूँ, और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उन्होंने मेरी बात सुनी, और बोली, अच्छा एक बात बताओ आप, ये बात है अगस्त की, बोले आप नवंबर में शादी कर सकते हैं? अच्छा। मैंने कि मैं मन में मैंने सोचा कि हाँ, पागल औरत है ये, हाँ, हाँ। मगर पागल लड़की है, हुँ, हुँ। मतलब ये मैं मेरा आप कुछ और मैं सोच तो के गए थे? मैं हुँ, मेरे ज़मीन के नीचे से होता है ना कि वो कारपेट ज़मीन छिन जाना, खिसक गई, खिसक हाँ। गया। मैंने कहा ये पागल है क्या? मतलब दिमाग, मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं, वो अ, बड़ी दीदी की शादी नवंबर में तय हो गई है, तो दोनों शादी एक साथ हो जाएँगी ना, तो माँ का खर्चा बचेगा। अरे! मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और वो जो आवाज़ में एक दर्द था और एक गहराई जो थी, उनकी शायद उम्र 23-24 साल थी, मैं 2-3 साल बड़ा हूँ उनसे, और मैं, और वो ऐसा नहीं कुछ, वो एक वो इमोशनल कहानी कह रही हैं मुझसे, ऐसा हुँ, कुछ नहीं था, बहुत सपाट तरीके से, बिना पलक झपकाए। मुझे था कि बहुत लजा मैंने क्योंकि हुँ, सिनेमा में देखा था कि हुँ, वो समोसे की प्लेट लेकर आएगी लड़की, हुँ। और एक कुछ शर्माएगी। शर्माएगी, वो कुछ शर्मा-वर्मा नहीं रही थी। हुँ, हुँ, वो, हुँ। और मैं शर्मा रहा था। मेरी नज़रें इधर-उधर जा रही थी, वो मुझे एकटक देख रही थी, ऐसे। एक हुँ, सौम्यता थी, बिल्कुल। लेकिन एक एक डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ता थी, हुँ, और मैंने नहीं सोचा था जीवन में कि मैं किसी ऐसी लड़की को मिलूँगा। मेरे आस-पास जो भी लड़कियाँ थीं, वो बड़े सुख-सुविधाओं में पली-बड़ी, और वो वाले सारा लोग थे थिएटर में, और मैं अचकचा गया। बात खत्म हुई, आधे घंटे बाद हुँ, निकल के आया, और मैं
पूरे शाम की ट्रेन पकड़ी, वापस आया। मैंने कहा ये क्या बोल दिया इस लड़के ने, ऐसा कैसे कर सकता है? और क्योंकि संवेदनशील जो एक चीज होती है, आपका जो एक पक्ष होता है, वो उसको कुरेद दिया उसने। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? मैं तो उसको बता रहा हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्या होगा मत क्या। तो खैर माँ ने पूछा कैसा रहा, कैसा हुआ, तो पता नहीं किस तरह का एक स्नेह पैदा हो गया, एक लगाव पैदा हो गया उस चेहरे से, उस दृढ़ता से, कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बड़ा कमजोर दिल का हूं, और मैं विचलित हो जाता हूं छोटी छोटी दिक्कतों से। और फिर मैंने कहा क्या, बड़ा सोचा, मैंने कहा ऐसा लाइफ पार्टनर जीवन में आएगा तो मेरी जो नाव डगमगाती है उसको उसको संभाल लेगी संभाल शायद लेगा, वो। क्या बात। तो फिर मैंने हाँ, क्योंकि मतलब अगेन ये हाँ कहना भी, मैं ऐसा नहीं कि मैं पौरुष वाला एक अपना पौरुष सत्तात्मक वाला बता रहा हूँ कि मैंने हाँ कह दिया, वो था दोनों का ही, क्योंकि मुझे भी शायद उससे अच्छा पार्टनर तो शायद नहीं ही मिलता, नहीं ही होता। अब 25 साल बाद तो यही लगता है, 27 साल बाद। बड़ा अच्छा। तो फिर वो नवंबर में तो शादी नहीं हुई, तो हम्म, पॉसिबल नहीं था। मैं हम्म, काम वाम था, मेरा कुछ काम चल रहा था, तो फरवरी में शादी हुई अगले साल। और मुझे लगता है कि वो मेरी माँ ने जो एक होता है ना कि माँ रक्षा कवच देती है, क्या बात। बड़ा एकदम इमोशनल बात है ये। तो माँ बिना, क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं तो उसमें एक दूसरे को ज्ञान देते हैं और एक दूसरे को बातें सिखाते हैं, तो माँ ने बिना कुछ सिखाए एक ऐसी चीज कर दी जीवन इतनी में, सहजता से, इतनी सहजता से। सरलता और से। वो उस संजना ने भी जिस तरह से बात की, और उसके बाद से मेरे जीवन को और मेरे जीवन में आने वाले निर्णय में वो आज तक आपके सहभागी साथ है। रहती हैं, और वो अ, कमाल का है। बहुत खूबसूरत बातें की आपने, बहुत दिल से हम बातें कर रहे हैं गजराज जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है, नहीं विश्वास है कि हमारे श्रोता भी इसे दिल से ही ऐसे सुनेंगे। आपकी बातें बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल से कर रहे हैं। जी, तो अ, राजश्री, हुँ, उसमें ये हुआ कि मेरे शादी करने के बाद से मेरे ग्रुप में परंपरा हुई फिर, हुँ, हुँ, वो जो मुझे अरेंज्ड मैरिज को लेकर एक क्योंकि मेरा मानना है कि अरेंज्ड हो या लव मैरिज हो, किसी चीज की कोई गारंटी है नहीं। कोई ये बोले कि नहीं लव मैरिज ही होनी चाहिए, या कोई बोले कि अरेंज्ड मैरिज ही होनी चाहिए, दोनों का फलसफा अलग-अलग अलग है। अलग है, और वो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन कितना एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं। बिल्कुल, जिन बिल्कुल। रिश्तों में एक दूसरे को लेकर फ्रीडम होगी, हुँ, वो चाहे अरेंज्ड हो या लव मैरिज हो, वो अ, चल जाएंगे लंबे समय तक। आपने फ़लसफ़ा की बात की। जीवन को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इतना सब कुछ आपने जीवन में अनुभव किया, तो अब तक की जो आपकी कमाई है, चाहे वो रिश्तों की हो, आपके अपने काम से हो, आपके आपके दोस्तों से हो, रिश्तेदारों से हो, उस संघर्ष से हो। मुझे लगता है राजश्री, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि पहेली है, क्विज है, जीवन जो बहुत बड़ी पहेली है। और हम कई कुछ रोज ऐसे होते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम पहेली का जवाब ढूंढ पाते हैं, और कई बार हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। और अ, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाए, बहुत ज़्यादा तारीफ मिल जाए, या बहुत नुकसान भी हो जाए, या कोई जैसे किसी किसी प्रोजेक्ट में आपकी बड़ी उम्मीदें होती, जैसे मैदान मैदान की बड़ी बहुत उम्मीदें थी। मुझे लगा था कि मैंने, और क्योंकि बड़ा निजी स्वार्थ हमेशा होता है जब आप प्रोजेक्ट में होते हैं, तो आपके निजी स्वार्थ पहले आता है, फिर उसके बाद आप लार्जर पिक्चर में जाते हैं कि मेरा रोल कैसा लगेगा, मैंने ठीक किया कि नहीं किया। मैं बड़ा आशावान था कि ये काम तो लोगों से मुझे बड़ी सराहना मिलेगी। वो फ़िल्म बहुत अच्छी थी, वो चली नहीं, कुछ चली कहा नहीं, नहीं जा तो सकता वही, लेकिन क्योंकि मेरा जो निजी, जो हुँ, मेरा मेरा एक एक मन था कि लोगों को मैं अपना एक अलग पक्ष दिखाऊं। और बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने देखा है, जो लोग अभी भी ओटीटी की वजह से देख पाते हैं, हुँ, अब कल रात तक भी मैंने मैसेजेस कुछ देखे हैं, तो वो तो
जी भर के प्रशंसा करते हैं, जी भर के बातें करते हैं। और उसमें भी कमाल का कि जैसे मैं अपने मुंबई में मैं जहाँ रहता हूँ उस कॉम्प्लेक्स में 5-6 बिल्डिंगें हैं। तो बड़े जो लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, 20-25 साल से ऊपर वाले, वो तो आँखों ही आँखों में सराहना दे देते हैं, कई हुँ, बार कुछ लोग बात भी कर लेते हैं। हुँ, लेकिन मैदान के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो 8-10 साल के लड़के-लड़कियाँ वो आ रहे हैं, छोटे बच्चे। हुँ, हुँ। मुझे नहीं इस बात का एहसास था कि ऐसा होगा, कि वो फुटबॉल की वजह से उनका एक अलग से स्नेह और अंकल वेरी गुड, आपकी पिक्चर देखी। तो वो तो मुझे लगता है कि ये अगेन कि मायूसी हुई कि फ़िल्म को दर्शकों ने थिएटर में आकर नहीं देखा। हुँ, लेकिन अब ओटीटी पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोग देख रहे हैं। दुनिया और अगेन दुनिया भर में देख रहे हैं। वो चाहे न्यूज़ीलैंड में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अफ्रीका के किसी देश में हो, है ना? एशिया में हो, तो हुँ। वो देखी जा रही है। तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। ये और एक बहुत खूबसूरत सा संदेश आपने हमारे सुनने हुँ, वालों को दिया हुँ। है। मैदान में नेगेटिव रोल था जी, आपका और वैसा ही जो बुधिया एक फ़िल्म आई थी, मनोज जी, बाजपेयी भी थे, जी, उसमें भी आपका नेगेटिव रोल था। जी, अ, अगर मैं बहुत ही पर्सनल कमेंट करूँ तो आपका फेस बहुत ही सॉफ्ट है जी, और जैसा बधाई हो में भी वो सॉफ्टनेस नज़र आती थी। जी, और ये जो दोनों थी वो बिल्कुल नेगेटिव, जी, कनिंग मैन। जी। तो ये जो आप चरित्र अलग-अलग किस्म का करते हैं, आपको किस तरह का चरित्र निभाने में आप ज़्यादा आई मी माई सेल्फ रहते हैं या फिर ये जो चरित्र आप करते हैं वो आपको कुछ दिनों तक परेशान करते हैं या आपके साथ रहते हैं? ये 2 तरह की चीज़ें हैं, आप मुझे बताएँ। देखिए फाइनली तो हम अब अगेन एक्टिंग एक्टिंग ही है। हुँ, और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लीजिए, फाइनली आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप लाइनें याद करते हैं, हुँ, अपने डायलॉग्स याद करते हैं, सेट पे हुँ, जाते हैं को हुँ, एक्टर्स के साथ। और अ, मुझे लगता है कि दोनों किस्म के जो किरदार हैं, चाहे वो मज़ाहिया रोल हो, थोड़ा हुँ, लाइट हार्टेड हो, सत्य प्रेम वाला जैसे, या मजामा जैसे, या हुँ, बधाई हो जैसा, वो उसमें अगेन मुझे मैं एक बात श्रोताओं को पहुंचाना चाहूंगा कि इतना सरल नहीं होता है, कि ऐसा ऐसा नहीं होता है कि वो लाइट हार्टेड है, फनी है तो अपने आप में फनी हो जाएगा। पहली चीज़ तो वो लिखा हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए। वो फ़नी पेपर पर होता है। वो पेपर उसको पर अगर वो उतारना। ह्यूमरस नहीं है, तो सबसे बड़ा उसका जो जन्मदाता है, जो लेखक है, जैसे बधाइयों में अक्षत गिल्डियाल हैं, शांतनु श्रीवास्तव हैं जो स्क्रीन प्ले राइटर, ये उनका श्रेय है कि उन्होंने पेपर पे उसको मज़ाहिया बना दिया। फिर उसके बाद सेकंड है जो निर्देशक हैं, वो किस विज़न में उसको लेकर जा रहे हैं। कि अमित शर्मा ने किस तरह से उसको उनकी जो ज़िंदगी थी लाजपत नगर की, जंगपुरा की, उनके जो जैसे अम्मा के कपड़े थे, वो कैसे उनकी दादी के कपड़ों से मैच करते थे। उनके आस-पास के दोस्तों की कहानियाँ, वो बड़ा फैमिली लाइफ़ से जुड़ा हुआ आदमी है वो, रियलिस्टिक कहानी थी रियलिस्टिक। वो। तो ये अप्रोच कि कैसे होगा, ये अश्लील कहीं से नहीं होने दिया। सोचिए ना कि कितना बिल्कुल, सेंसिटिव सब्जेक्ट है बधाई होगा, कि एक बहुत। एक प्रौढ़ दंपति को बच्चा जी, हो रहा है। मतलब बच्चा कैसे होता है? हुँ, बच्चा तो मतलब उसके अंदर आप बिल्कुल। नज़दीकियाँ होती हैं इंसानी, उसके बाद ही होगा ना, तो उसके हुँ, बारे में इमेजिनेशन में कुछ हो सकता है, लोग लोग उसको फूहड़ बोल सकते हैं, उसके अंदर वो बचपना आ सकता है, कि वो जब वो कविता सुना रहा है, तड़ित प्रकाश वाली, बिल्कुल। है ना? तो वो कैसे उनके जो ये जितेंद्र कौशिक है, वो बबली के जाँघों पे सर रख के लेटा हुआ है, उसको कहीं अश्लील नहीं होने दिया। तो उसमें श्रेय कलाकारों से ज़्यादा निर्देशक के डायरेक्शन। विज़न का है, कि वो जब बोलती है कि टकनी ना लगेगी अब से, हाँ, या जब वो मेहमान आने वाला है, वो जो पहला सीन अगर आपको हुँ। याद हो, श्रोताओं को याद हो, कि वो गूलर बोलता है कि मैं अपना कमरा ना दूँगा, और वो आयुष्मान बोलता है मेहमान? तो वो डॉक्टर ने कही मेहमान आने वाला, और वो जो हाँ, उस तरह से कैमरा
नीना जी पे जाता है, वापस आयुष्मान पर आता है, वापस पीछे आता है। वो चीप थ्रिल के लिए वो सीन नहीं बनाया गया था, उसको अश्लील कहीं नहीं भी होने ऐसा दिया नहीं। गया था। बिल्कुल। तो वो निर्देशक का विजन है कि उसको जो एक ह्यूमर के उसमें लिखा गया है, एक पारिवारिक जनता उसको देखकर आनंद ले सके। क्योंकि भाई अगर उसको बोला जाए कि भाई पति पत्नी है, उनके अंदर संसर्ग हुआ होगा तभी तो बच्चा होगा। बिल्कुल। भले ही उसको आप दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप इमेजिनेशन में तो आप है ना, लेकिन वो पूरा परिवार साथ देख रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि कॉन्वर्सेशन हो रही है घरों में। जब बधाई वो आई, हजारों परिवार झुंड के झुंड जॉइंट फैमिलीज गए हैं देखने के लिए, बिल्कुल। और कहीं से भी किसी को खंखारना नहीं पड़ा। कि जब हमारे बचपन में होता था कि कुछ इस तरह का सीन आ जाए तो हाँ। बड़े बुजुर्ग पानी मंगा लेते थे, पानी मंगा लेते थे बच्चे उठ पानी के। लेकर आओ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि निर्देशक का फिर उसके बाद होता है कि आपके को एक्टर्स कितना आपके साथ उनकी वेवलेंथ मिल रही है, कि आप आपकी जो टाइमिंग है। कि मुझे लगता है कि मैं बड़ा लकी हूँ, हम सब लोग लकी हैं बधाइयों में जो थे, कि नीना जी, मैं, आयुष्मान, सानिया, सुरेखा सीकरी जी, ईश्वर उनकी आत्मा को जी। शांति दे, और नहीं रही वो, गूलर, ये तमाम छोटे पात्र करने वाले लोग, जो ट्यूनिंग थी, वो जो 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 हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे डायलॉग्स का, है ना, कि चिड़िया गिरने नहीं देनी है। क्या है कि मतलब बिल्कुल। ह्यूमर टाइमिंग वही है ना, कि आपने बैडमिंटन पे चिड़िया फेंकी, सामने वाला वो चिड़िया को हौले से वापस ऊपर ले ले वापस। अगर गिरा दिया, अगर चिड़िया गिरी तो गेम रुक जाएगा ना। बिल्कुल। तो तो जो एक्टिंग में भी वही है, और ये सिर्फ ह्यूमर पे नहीं लागू होता है। जब आप मैदान का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मैदान में मैं मेरी भूमिका अच्छी हो पाई क्योंकि वो पेपर पर अच्छी थी, लिखा हुआ अच्छा था। निर्देशक अमित शर्मा, उनका विजन कि उसको किस तरह से उन्होंने रियलिस्टिकली उसको दिखाया। और अगेन ज्यादातर जो सीन है वो रुद्रनील के साथ है मेरे, और अजय देवगन साहब के साथ है। तो अजय देवगन के साथ वो वेवलेंथ मिल रही थी। जब हम लोग एक दूसरे को डायलॉग्स दे रहे थे, तो दोनों का प्रयास था कि चिड़िया नीचे गिरनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक कोलैबोरेशन है तमाम लोगों का, राइटर, डायरेक्टर, को एक्टर्स का। तो वो मुझे दोनों ही तरह के ह्यूमर भी और या विकेट कैरेक्टर है, वो सब करने में मुझे आनंद आता है, और वो लोगों तक पहुंचता है, अच्छा लगता है। तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि मेरी करामात है, वो पूरी एक जो जो पीछे जैसे होता है ना, वो जो कार रेसिंग में होता है, कि वो जो ड्राइवर है उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो सारे जो पहिए बदल रहे होते हैं, उसका मीटर चेक कर रहे होते हैं, उसके अंदर 2 दर्जन लोगों की जो टीम होती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। आपने अभिनेताओं के नाम तो बताए, ओम पुरी हुए, नसीरुद्दीन शाह हुए, ऐसे कुछ नाम आपने लिए। अगर मैं अभिनेत्रियों की बात पूछूं कि आपको किन की एक्टिंग या मुझे मतलब आपको लगता है हाँ, अनगिनत है, अनगिनत है। अनगिनत है। नरगिस, वहीदा रहमान, शबाना आजमी। मतलब शबाना आजमी क्या करामात करती हैं जब वो नीरजा, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। मतलब इतना उनका बारीक काम होता है, इतना बारीक काम होता है कि अ, सीखने वाली बात है कि आप कम करके, कम अपने पुर्जों का इस्तेमाल करके, कम हथियारों का इस्तेमाल करके कैसे आप लड़ाई जीत सकते हैं। ये शबाना आजमी जो करती हैं। रॉकी और रानी उनकी आई थी अभी जी जी इसमें जी। तो वो रणवीर सिंह अगेन के साथ। कमर्शियल सिनेमा है, उसके अंदर भी किस तरह स्मिता पाटिल। मैं अभी मंथन दोबारा से देख रहा था, कई बार देख चुका हूँ। कमर्शियल सिनेमा की बात हम कर रहे हैं। एक समय था जब पैरेलल सिनेमा बहुत बनते जी थे। जी। अब उस तरह की फ़िल्में वो अगेन मुझे लगता है कि ओटीटी के आने के बाद से, तो जो पैरेलल सिनेमा का जो एक वैक्यूम आया दौर था, था, बिल्कुल। वो वैक्यूम ये ओटीटी ने उसको थोड़ा सा जगह दी है अभी। तो जो जिस तरह से कला
एक फ़िल्म बहुत आई, तो बेहतरीन वो फ़िल्म वो थी। वो मेरे ख़्याल से पॉसिबल नहीं था कि उसको थिएट्रिकल जी, बिल्कुल। उसमें आप लेकर आते हैं। त्रिभंग एक आई थी काजोल की, जिसमें मैं नहीं देख रेणुका पाया हूँ। शहानी की अच्छा, फ़िल्म ओके, थी। ओके, ओके। हाँ, वो नहीं देख पाया हूँ मैं। हुँ, हुँ। रेणुका जी ने डायरेक्ट की है वो। हाँ, हाँ, ज़बरदस्त फ़िल्म जी, जी। त्रिभंग, 3 अच्छा, जनरेशन की ओके, कहानी है। ओके। मैं अम, ज़रूर देखूँगा वो। हाँ, तो चलिए ये तो आपने कहा कि अब ये ओटीटी पे हाँ, तो इस तरह उसकी की वजह से जैसे अभी के भी जो जनरेशन में कलाकार हैं, हुँ, अ दीपिका पादुकोण जिस तरह से काम करती हैं, आलिया भट्ट, अ, तिलोत्तमा तिलोत्तमा का आप काम देखिए। मैंने वो बात हमारी अधूरी रह गई इम्प्रोवाइज़ेशन की। इम्प्रोवाइज़ेशन, हाँ। तो अगेन इम्प्रोवाइज़ेशन, उसका उसका श्रेय जाता है रंगमंच को, जहाँ पे मुझे उसने रंगमंच के दिनों ने मुझे वो स्पेस दिया, और वो एक बड़े नामचीन राइटर डायरेक्टर हैं रंजीत कपूर साहब। जी, जी, अनु कपूर ये सब भाई हैं ना? जी, मुझे उनसे जी, बातचीत का मौका मिला था ऐसे जी, ही अनु जी के बड़े भाई सीमा जी, सीमा कपूर, ये इनके इनके फादर साहब का थिएटर ग्रुप था, जो घुमंतू थिएटर एक हुँ, ज़माने में वो लोग करते थे। तो रंजीत भाई के साथ मुझे कुछ साल काम करने का मौका मिला, हुँ, और उनका जो कॉमेडी का, फ़ार्स का जो उनका जो समझ है, हुँ, कि एक चीज़ जो सीखी कि वो पॉज़ में ह्यूमर ढूँढते हैं। हुँ, तो वो रंजीत भाई से मुझे थोड़ा बहुत मैं ले पाया कि खाली डायलॉग बोलना ह्यूमर नहीं है, या बहुत 3 पेज की लाइन बोलना ह्यूमर नहीं है, उससे आप कॉमेडी नहीं करते हैं। अब 2 लाइन बोलने के बाद जब किस जगह पर पॉज़ लेंगे, वो ह्यूमर है। कुछ ज़बरदस्त किस्से हैं, मैं चाहती हूँ कि वो किस्से आप सुनाएँ। मैंने एक थिएटर का सुना था आपका जो बिजली चली जाती है या हाँ, मूंछ जी। गिर रहा जी, था। जी, 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 जी। जी, तो ये नेटो हम लोग जब नाटक कर रहे थे, अगेन इम्प्रोवाइज़ेशन का मतलब भी वही है राजश्री, बहुत ज़रूरी है कि अ, दुधारी तलवार है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फन्ने-खा हैं, आपको लग रहा है कि आप फन्ने-खा हैं, और जैसे नहीं होते क्लास में किसी बच्चे को सवाल ज़्यादा आते हैं, हुँ, और वो हर बात पे खड़ा करे वो, हाथ खड़ा कर दे अपना पटाक से, हुँ, हुँ, और बाकी क्योंकि वो पढ़ कर आया या वो उसकी बुद्धि ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाकी छात्र जो हैं, बाकी स्टूडेंट्स वो कमज़ोर दिखें वहाँ पर, कि हर चीज़ का सवाल के जवाब उसके पास है। हुँ, ऐसा एक्टिंग करते वक़्त भी ये ख़्याल रखना चाहिए कि आप ज़रूरी नहीं कि हर कोई इम्प्रोवाइज़ेशन पसंद करता हो। जैसे ज़ोहरा सहगल, उनके साथ मैंने एक बार काम किया था, हुँ, बहुत पहले। तो ज़ोहरा सहगल जी को श्रोताओं ने बड़ी कद्दावर एक्ट्रेस रहीं, वो ब्रिटिश सिनेमा में उन्होंने काम किया 1940s, 50s में उदय शंकर जी के बैलेट ट्रूप में वो थीं, वो और हुँ, उनकी सिस्टर। हुँ, सिनेमा में उन्होंने कोरियोग्राफी की। तो ज़ोहरा जी के साथ ये सादिया देहलवी दिल्ली में वो एक सीरीज़ डायरेक्ट कर रही थीं, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, तो उसमें मेरा एक छोटा-सा पार्ट था। तो उस वक़्त ज़ोहरा जी की एज होगी 70 के करीब, 70 प्लस थी वो हुँ, उस हुँ, दौरान शायद। हम लोग सनावर में सनावर में शूट कर रहे थे हम लोग, और थिएटर में जुड़ा हुआ था, थिएटर कर रहा था, तो मैंने सेट पे लाइन्स याद करके और पहुँचा, और मैंने इम्प्रोवाइज़ेशन शुरू कर दिया, और ऐसा 2-3 बार हुआ कि वो टेक कट कर देती थी। बोलती थी, "बच्चे, ये तुम बोलोगे क्या?" मैं बोलता था, "जी।" मैं बोलूँ मैं? "जी, जी, जी आपा, मैं बोलूँ?" बोले, "हाँ, ठीक है बच्चे, ये बोलोगे ना आप?" जैसे मान लीजिए कि मैंने एंट्री कर दिया, हुँ, "अरे भई, कहाँ है खाना?" उसकी जगह मैंने बोल दिया, "अरे रसगुल्ले तो दिख ही नहीं रहे, खाना कहाँ है?" तो हुँ, मैं ये करता था, हामी भरता था, और उसके बाद दूसरी बार दोबारा कुछ और इम्प्रोवाइज़ कर देता था, क्योंकि मुझे उसकी आदत थी। मैं हुँ। नया-नया एकदम खिलंदड़ अपने आप को मुझे लगता था, और लोगों की थिएटर ग्रुप में मैं बड़ी तारीफ़ें बटोरता था, हुँ। तो मुझे लगता था कि ये एक तरीका है। एक डायरेक्ट